स्टार्टिंग होती है और टैंक कह रहा होता है आपको बहुत ही अच्छी तरह से उनके साथ बर्ताव करना है, बिल्कुल इस तरह। मेरी स्वीट हार्ट, तुम मुझसे नाराज मत हो, मैं तो बस मजाक कर रहा था और मैं तुम्हारे अलावा किसी से भी प्यार नहीं करता। और उसकी ये सब बातें सुन हुआंगफू मन में कहता है इस तरह का प्यारा बर्ताव और मैं। टैंग आगे कहता है अंकल हुआंगफू, अगर इस सब से भी काम ना चले तो आप सीधे जाकर उनको किस कर सकते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद वो खुद ही आपको पकड़ लेंगी। फिल्मों में अक्सर ऐसा ही होता है। और उसकी ये सब बातें सुन हुआंगफू से कहता है बिल्कुल नहीं। और फिर वो मन में कहने लगता है टैंग, क्या तुमने ये नहीं देखा कि उसने मुझे कितनी जोर से लात मारी, और बचपन से अब तक ये मेरी जिंदगी में मेरे साथ पहली बार हुआ है जब किसी पर्सन ने मुझे एक ही दिन में 2 बार लात मारी हो। और फिर आगे कहता है नहीं, मैं उससे माफी नहीं मांगूंगा। ये सुन वो कहता है क्या। और फिर शिफ्ट उधर वहीं दूसरी तरफ नैन मन में कह रही होती है क्या किस्मत, चाहे हम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, क्या हम हमारी किस्मत को नहीं बदल सकते। और अगर वो नहीं है तो फिर मैं नहीं हूँ। और वही टैंक कहता है मॉम, मैं अंदर आ रहा हूँ। और फिर नैनो से कहती है टैंक, तुम मुझे माफ करना जो मैंने तुम्हें डरा दिया। फिर टैंक कहता है मॉम, आप अपने आंसुओं को मत रोको, अगर आप रोती भी है तो ठीक है। और फिर नैनो से गले लगाती हुई कहती है मैं ठीक हूँ। और फिर मन में कहती है जब तक टैंक मेरे साथ है और वो सुरक्षित है तो चाहे मुझे कितने भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और फिर शिफ्ट उत्तर में नेक्स्ट दिखाया जाता है जहाँ पर फोटोग्राफर कह रहा होता है ठीक है, आखिरकार ये शूट खत्म हुआ, आप सभी लोगों की मेहनत के लिए शुक्रिया। और चलो गाइज, मैंने एक रेस्टोरेंट बुक कराया है, चलो सब चलकर वहाँ पर जश्न मनाते हैं। वो कहते हैं हाँ चलो। और फिर शिफ्ट उत्तर में रात के 8 बजे का समय दिखाया जाता है जहाँ पर हुआंगफू का असिस्टेंट नैन से कह रहा होता है मिस नैन, प्रेसिडेंट ने आपको 6th फ्लोर पर बुलाया है, वो आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। उसकी बात सुन वो गुस्से से कहती है इसका मतलब क्या है। इस पर वो व्यक्ति कहता है मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता, क्यों ना आप खुद ही जाकर उनसे क्यों नहीं पूछ लेती। फिर वो लोग दोनों जाने लगते हैं। तभी टैंग उसका हाथ पकड़ती हुई कहता अंकल, क्या आप मेरे साथ मेरे कमरे तक आ सकते हैं। तब इस पर वो कहता है हाँ ठीक है। और वहीं नैन आगे बढ़ती हुई मन में कहती है उस दिन के बाद से वो मुझे नहीं दिखा और अब पूरी तरह से शूटिंग खत्म हो चुकी है, मुझे जल्द से जल्द टैंग को लेकर यहाँ से जाना होगा। और फिर शिफ्ट वही दूसरी तरफ हमें बेडरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर असिस्टेंट कहता है टैंग, ये देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ फ्रूट्स लाया हूँ। तब वो कहता है आपका शुक्रिया अंकल। और तभी उसकी नजर उसके हाथों पे पड़ती है और आगे कहते हैं टैंक, तुम्हारे हाथ के नाखून काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं, तो कैसा रहेगा अगर मैं ये नाखून तुम्हारे काट दूं तो। फिर इस पर टैंक कहता है नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपका शुक्रिया। फिर आगे वो कहते है तो फिर ये लो, तुम इसके साथ खेल सकते हो। ये देख वो कहता है ये कितना ज्यादा बचकाना है। असिस्टेंट आगे कहता है तो फिर गुब्बारे फुलाने के बारे में क्या ख्याल है। तब वो कहता है ये भी बकवास है। फिर टैंक कहता है तुम मेरे सामने एक्टिंग नहीं कर सकते। और वहीं वो रोते हुए मन में कहता है आखिरकार मैं उसका डीएनए कैसे लूं। और वो बिल्कुल प्रेसिडेंट जैसा ही है, एकदम जिद्दी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मुझे प्रेसिडेंट ने जो काम दिया है मुझे वो करना ही होगा। और अब ऐसा लगता है कि मुझे अपनी आखिरी चाल चलनी ही पड़ेगी। और आगे कहता है टैंक, तुम जानते हो कि एक गेम ऐसा है जिसे तुम बिल्कुल भी नहीं खेल सकते। उसकी ये बात सुन टैंग हैरानी से कहता है किस तरह का गेम। असिस्टेंट की बातें सुन टैंग हैरानी से कहता है किस तरह का गेम। फिर असिस्टेंट आगे कहता है ये मेरे होम टाउन में खेला जाता है, इसमें क्या होता है न कि सर के 2 बाल काटे जाते हैं और उसका टेस्ट करवाया जाता है जिससे ये पता लगाया जाता है कि इंसान और कितने साल जिंदा रहने वाला है। ये देखो ये मेरे 2 बाल है, ये 6 साल पुराना है और ये 2 साल, तो इससे पता चलता है कि मैं 62 ईयर का हूँ। और उसकी ये सब बातें सुन टैंग उससे कहता है अंकल आप कितने ज्यादा बेवकूफ है जो इन सभी बातों पर विश्वास करते हैं, क्योंकि हर एक बाल का आकार और साइज अलग अलग होता है, तो इसका क्या मतलब है कि आपकी जिंदगी की डेट हर बार बदलती रहेंगी। और उसकी बात सुन वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है और आगे बढ़ मन में कहता है ये लड़का तो सिर्फ 5 साल का है और मैं उसे धोखा नहीं दे पा रहा, ये मेरे लिए कितनी बड़ी हार है। और फिर टैंक कहता है तुम मेरा मैनिक्योर करना चाहते हो और गुब्बारे फुलाने की बात की, आखिरकार आपके मन में क्या प्लान चल रहा है। फिर असिस्टेंट उससे कहता है मैं
तो बस तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। फिर टेंग अपने बाल तोड़ता है और उससे कहता है मैं तुमको अपने बाल दे सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आपको मुझे बतानी होगी सारी बात। लेकिन अगर आप मुझे सारी बात नहीं बताते हैं तो मैं ये बात जाकर अपनी मॉम को बता दूंगा। और फिर सिंसिफ्ट वहीं दूसरी तरफ नैन हुआंगफू के पास पहुंच जाती है और उससे कहती है अब टेंग का सारा फोटो शूट खत्म हो चुका है और कल कैमरा टीम वापस जा रही है, तो मैं भी उनके साथ टेंग को लेकर जा रही हूँ वापस। उसकी ये बात सुन हुआंगफू से कहता है हाँ ठीक है, और उसे हाँ कहता है देख लिया मन में कहने लगती है वो इस बार इतनी जल्दी कैसे मान गया। फिर वो आगे कहता है क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करना चाहोगी। अब इस पर वो उससे कहती है मैं ड्रिंक नहीं करती, और वैसे तुम मुझसे क्या कहना चाहते थे जो तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया। फिर हुआंगफू कहता है तुम उस सुबह मुझे बिना कुछ कहे क्यों चली गई थी। इस पर वो उससे कहती है हुआंगफू आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो फिर वो आगे कहता है अगर तुम इससे पहले यहाँ पर नहीं आई हो तो तुम्हें बगीचे से हॉस्पिटल तक का शॉर्टकट कैसे पता चला, और मैंने तो बस टैंक से ये कहा था कि वो तुम्हें ये कहे कि मैं तुम्हें स्टडी रूम में मिलूंगा। तुम बिना नौकरों से पूछे बिना तुम यहाँ ऊपर कैसे चली आई। और हुआंगफू की ये सब बातें सुन वो चौंकते हुए मन में कहने लगती है अरे नहीं मैं इतनी ज्यादा सतर्क रहती हूँ, लेकिन फिर भी उसने मुझे ये सब करते हुए देख लिया। ऐसा लगता है कि उसने टैंक से वो सब बातें सिर्फ इसलिए की थी ताकि वो मेरा टेस्ट ले सके। फिर हुआंगफू उसके क्लोज आती हुई कहता है क्या हुआ, क्या तुम इस बात से इंकार करने वाली हो। और फिर नैना की कहती आखिरकार आप मुझसे कहना क्या चाहते हो, और क्या मुझे सिर्फ तुम्हारे लिए जिम्मेदार इसलिए होना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ सहयोग किया था। वैसे भी मैंने कई सारे व्यक्तियों के साथ वन नाइट स्टैंड कर चुकी हूँ, लेकिन मैं अपनी एनर्जी तुमको नहीं दे सकती। अब चलो तुम हमारे पासपोर्ट हमें वापस दे दो, कल मैं टैंक के साथ वापस जा रही हूँ और मुझे होटल में भी कुछ काम है। फिर हुआंगफू उसका हाथ पकड़ती हुई कहता है क्या तुम 6 साल पहले की तरह मेरे साथ गेम खेल रही हो, क्या तुम वो नहीं थी। तुम क्या सोचती हो कि मुझे तुमको देखकर पहली ही नजर में प्यार हो गया था। और हुआंगफू कह रहा होता है तुम क्या वो नहीं थी, और तुम क्या सोचती हो कि मुझे तुम्हें देखकर पहली ही नजर में प्यार हो गया था। और फिर नैन उसके चेहरे को छूती हुई कहती है तुमने तो वैसे बहुत ही ज्यादा मेहनत की है और इसके लिए तुमने काफी ज्यादा तरकीबें भी लगाई, लेकिन इससे कोई भी फायदा नहीं हुआ। और हुआंगफू तुम वाकई में मुझसे प्यार करते हो क्यों, है ना। और उसकी ये सब बातें सुन हुआंगफू उसे धक्का देती हुई कहता है हट जाओ। और फिर नैन वहाँ से आगे बढ़ जाती है और वहीं हुआंगफू गुस्से से सारी चीजें तोड़ने लगता है, और उसे इस तरह चीजें तोड़ता देख वहीं नैन पीछे घूमते हुए मन में कहती है हुआंगफू तुम मुझे माफ करना, हम दोनों की दुनिया अलग है, तुम अलग दुनिया में रहते हो और मैं अलग दुनिया में, अगर हो सका तो हम अगली जिंदगी में जरूर मिलेंगे। और फिर सिंसिफ्ट उतर वो घर पहुँचती है और कहती है टैंक में वापस आ गई और ये तुम क्या कर रहे हो। और फिर टैंक कहता है अंकल अब मुझे बहुत ही ज्यादा नींद आ रही है तो चलिए अब कल खेलते हैं, गुड नाइट। और फिर असिस्टेंट कहता है क्योंकि अब मिस नैन यहाँ पर आ चुकी है तो मैं अब यहाँ से जा सकता हूँ, गुड नाइट। वहीं वो जाने लगता है और वहीं नैन उसे शक भरी नजरों से देखने लगती है और टैंक से टैंक अंकल ने तुमसे कोई अजीब सवाल या तुम्हारे साथ कुछ अजीब हरकत तो नहीं की ना। तब टैंक हैरानी से कहते हैं जैसे कि। तब वो कहती है जैसे कि तुम्हारे बाल खींचना या तुम्हारे नखून काटना, ऐसा कुछ तो नहीं किया ना। उसकी ये बात सुन टैंक उससे कहता है मॉम आखिरकार आप ये मुझसे सवाल क्यों पूछ रही है। फिर नैन कहती है कुछ नहीं और अब चलो शावर ले लो और सोने चलो। और फिर मन में कहती है ऐसा लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। और टैंक कहता है चलिए मॉम। और तभी नैन को हॉर्न की आवाज आती है और फिर वो विंडो के पास जाती है जहाँ पर वो देखती है कि हुआंगफू और उसका असिस्टेंट जल्दी में जा रहे होते हैं और उनको इस तरह जाता देख हैरानी से मन में कहती है वो इतनी देर रात को बाहर क्यों जा रहा है और वो भी बिना किसी बॉडीगार्ड के। 1 मिनट रुको जरूर कुछ गड़बड़ है। और जब टैंक अकेला था तो हुआंगफू का असिस्टेंट उसके साथ था और अब मेरे ख्याल से जरूर उसने डीएनए टेस्ट करवाने के लिए जरूर टैंक से कुछ लिया होगा। और फिर वो जल्दी से उसके ऑफिस में जाती है और गेट ओपन करती है और मन में कहती है उसने इन 6 सालों में अपने इस गेट का पासवर्ड नहीं बदला, आखिरकार मुझे पासपोर्ट मिल गया। और फिर वो जल्दी से टैंक को लेकर नीचे जाती है और गार्ड से कहती है जल्दी करो कार लाओ, टैंक को बहुत ही तेज बुखार है। तब गार्ड कहता है हाँ ठीक है। और फिर वो लोग कार में बैठ जाते हैं और नैन आगे उससे कहती है मिस्टर
हुआंगफू अभी काफी ज्यादा बिजी है तो उनको परेशान मत करो और जल्द से जल्द हॉस्पिटल चलो, मैं डायरेक्ट उन्हें वहाँ पर आने के लिए कहूंगी। तब वो ड्राइवर कहता है हाँ ठीक है। और फिर सीन शिफ्ट तो वहीं दूसरी तरफ हमें लैब के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हुआंगफू कहता है जल्दी जाओ और उनसे कहो कि जल्द से जल्द इसका टेस्ट करे। तब असिस्टेंट कहता है हाँ। और आगे हुआंगफू मन में कहता है आज रात मुझे किसी भी हालत में ये पता लगाना है कि टेंग मेरा बेटा है या फिर नहीं। और हुआंगफू मन में कह रहा होता है आज रात मुझे किसी भी हालत में ये बात पता लगानी ही है कि टेंग मेरा बेटा है या फिर नहीं। और फिर सीन शिफ्ट तो वहीं दूसरी तरफ कार में वो लोग जा रहे होते हैं तभी नैन उससे कहती है हे तुम जल्दी ही कार रोको, मुझे उल्टी हो रही है। वो ड्राइवर कहता है हाँ ठीक है मैं अभी रोकता हूँ। और फिर नैन एक तरफ जाती है और वहीं वो व्यक्ति उसकी तरफ आके बढ़ती हुई कहता है मैम क्या आप ठीक है और आप ये थोड़ा पानी लीजिए। और तभी अचानक नैन उस पर वार कर उससे बेहोश कर देती है और आगे कहती है मुझे माफ करना। और फिर नैन उसके पॉकेट से फोन निकाल कर उसका दूर फेंक देती है और आगे बढ़ मन में कहती है हुआंगफू को इतने कम समय में कोई भी खबर नहीं कर पाएगा। और फिर वो किसी को कॉल करती हुई कहती है हेलो मुझे जल्द से जल्द एक टिकट निकाल कर दो, मुझे ये पेरिस छोड़कर जाना है। और फिर सीन शिफ्ट तरफ वही दूसरी तरफ रिजल्ट आ जाता है जो कि आया होता है 99.9%। और ये देख वो काफी ज्यादा गुस्सा होती हुई कहता है नैन तुम। और फिर मन में कहता है नैन तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई तुम्हें ऐसा कहने की कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, अगर ऐसा ही सच में था तो फिर तुमने मेरे बेटे को जन्म क्यों ही दिया। और फिर सीन शिफ्ट कुछ समय बाद वो दोनों घर पहुंच जाते हैं और हुआंगफू चिल्लाते हुए कहता है टैंग टैंग तुम कहाँ हो। रानी से कहता है वो लोग यहाँ पर नहीं है, वो लोग कहाँ गए, अरे नहीं कहीं वो। और फिर वो जल्दी से जाकर अपना रूम चेक करता है और वो देखता है कि उन दोनों के पासपोर्ट वहाँ पर नहीं है। और तभी उसका असिस्टेंट उसके पास भागते आती हुई कहता है मिस्टर हुआंगफू एक गड़बड़ हो चुकी है। मिस नैन ने बहाना बनाया और कहा कि टैंग की तबीयत अचानक खराब हो चुकी है और उसे हॉस्पिटल ले जाना है। और फिर ड्राइवर उन्हें लेकर गया लेकिन बीच रास्ते में ही उस ड्राइवर को बेहोश कर दिया और उसका फोन भी दूर फेंक दिया। और मुझे अब इस बात का डर है कि कहीं वो सिटी बी के लिए निकल तो नहीं गए। और फिर सीन शिफ्ट तो वही वो लोग सिटी बी पहुंच चुके होते हैं और वहाँ पर वो लेडी कहती है आपकी दोस्त बिना कुछ कहे यहाँ से चली गई और वो यहाँ तक कि वो अपना सामान भी नहीं ले गई, तो आप बताइए कि अब इस सामान का क्या करूँ, क्या मैं इन्हें फेंक दूँ। और वहीं हुआंगफू अपने असिस्टेंट से कहता है क्या तुम मुझसे बाद में बात कर सकते हो और ये घर खरीद लो और सब कुछ वैसा ही रहने दो। तो असिस्टेंट कहता है यस सर। और फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और असिस्टेंट कहता है मिस्टर हुआंगफू एयरपोर्ट से हमको इन्फॉर्म किया गया है कि मिस नैन और टेंग 3 घंटे पहले ही यहाँ उतरे हैं और यहाँ तक कि होटल वालों ने हमें ये भी बताया है कि मिस नैन ने इस्तीफा देने के लिए कॉल किया था और यहाँ तक कि उन्होंने इस्तीफा देने के लिए जिस नंबर से कॉल किया था उसका भी हम पता नहीं लगा सके और इस वक्त हमें उनकी ठिकाने का कोई भी आता पता नहीं है। फिर हुआंगफू कहता है कम्युनिटी को इन्फॉर्म करो और पता लगाओ कि उसकी कार कहाँ है। तब वो कहता है यस सर। और फिर हुआंगफू थोड़े गुस्से में मन में कहने लगता है वो इसी शहर में किसी जगह पर होंगी, लेकिन वो कौन सी जगह है, वो जरूर ऐसी कोई जगह पर होंगी जिसके बारे में मुझे नहीं पता। और क्या वो वाकई में मुझसे सिर्फ इसलिए छुप रही है क्योंकि उसके पास कोई और चारा नहीं है। फिर असिस्टेंट कहता है सर कैसा रहेगा अगर हम टैंक की फोटो को लेकर कुछ लोगों को उनको ढूंढने के लिए कहे तो। तब हुआंगफू कहता है नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते। और मन में कहता है नैन ये सब जो कुछ भी कर रही है अगर उसके पीछे उसका कोई कारण हो और अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो हो सकता है कि बहुत ही बड़ी मुसीबत हो जाए और वो ऐसी कई जगह चले जाए जहां हम पता बिल्कुल न लगा सके। और अगर ऐसा होता है तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा उसका पता लगाना। असिस्टेंट आगे कहता है मिस्टर हुआंगफू लेकिन एक बात है जो मैं आपसे नहीं कह पाया था कि टैंग ने खुद ही मुझे अपने बाल दिए थे। ये सुन वो हैरानी से कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तब असिस्टेंट कहता है उसने मेरी सारी चालों का पता लगा लिया और मुझसे कहा कि वो मैं उसे सच बताऊं और अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो वो सारी बातें नैन को बता देगा और तब मेरे पास और कोई रास्ता बिल्कुल भी नहीं था। और उसकी ये सब बातें सुन हुआंगफू हैरानी से कहता है क्या वो सचमुच ये जानता है कि मैं कौन हूँ। तब वो कहता है हाँ। हुआंगफू कहता है जब उसे इस बारे में पता चला तो उसका रिएक्शन कैसा था। तब असिस्टेंट कहता है वो काफी ज्यादा उदास लग रहा था। तब उसने कहा था क्या वो सचमुच मेरी मॉम से प्यार करते हैं। और फिर हुआंगफू कहता है क्या वो मुझे दोषी ठहरा रहा था कि मैं उसकी मॉम को नहीं ढूंढ पाया। तब असिस्टेंट कहता है सच कहूँ तो आपको उसकी बातों को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, वो तो बस एक बच्चा
है वो सच में ये नहीं जानता कि आपने उन्हें ढूंढने के लिए कितनी ज्यादा कोशिश की है। और फिर वांग फू कहता है वो सही था, मैं इतने सालों से उसे ढूंढ रहा था और मैं उन लोगों को नहीं ढूंढ पाया और मैं सच में एक अच्छा पिता बिल्कुल नहीं हूँ। लेकिन टैंग चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, जब तुम ग्रो हो रहे होंगे उस वक्त मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। और फिर सिर्फ वही दूसरी तरफ वो लोग एक अपार्टमेंट के सामने खड़े हुए होते हैं और टैंग रानी से कहता है मॉम फिर से हम अपार्टमेंट चेंज कर रहे हैं। तब इस पर उससे कहती है हाँ। फिर टैंग कहता है तो फिर इसका मतलब ये है कि अब मुझे किंडरगार्टन जाने की जरूरत नहीं है, क्यों है ना? अब इस पर उससे कहती है नहीं। और टैंग कह रहा होता है इसका मतलब ये है कि अब मुझे किंडरगार्टन जाने की जरूरत नहीं है, क्यों है ना? अब इस पर नैन उससे कहती है नहीं टैंग तुम मुझे माफ करना, मॉम किसी कारण की वजह से ऐसा कर रही है, क्या तुम मॉम को माफ कर सकते हो? टैंग तुम्हें ओशन काफी ज्यादा पसंद है ना, तो ऐसी कोई सिटी में जाना कैसा रहेगा जहाँ पर सी हो? और फिर मन में कहती है वो व्यक्ति इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, हमें इस शहर को छोड़कर जाना ही होगा और हम कोई समुद्र के किनारे घर लेंगे जहाँ पर हम बालकनी में जाएंगे तो हम समुद्र की हवा का आनंद ले पाएंगे। और कुछ समय में गर्मी भी आने वाली है तो गर्मी में हम समुद्र में साथ में तैर भी सकते हैं और वहाँ पर शाम होते ही हम सीपिया इकट्ठा करेंगे और रात को वहाँ से मछली पकड़कर हम पकाकर खाएंगे। उसकी ये सब बातें सुन टैंग उससे कहता है लेकिन मॉम डॉक्टर ने तो आपको कहा है कि आपको नमी वाली जगहों पर नहीं रहना चाहिए, नहीं तो इससे आपके कंधों में दर्द होगा। तो फिर टैंग आगे कहती है तो फिर ठीक है हम कोई और जगह के बारे में सोचते हैं, तो कंट्री डी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? और एक बार तुमने कहा था ना कि वहाँ का तुम्हें एक फार्म भी पसंद आया था। तो फिर टैंग कहता है लेकिन मॉम क्या आपने नहीं कहा था कि इंग्लिश बोलने वाली जगह आपको पसंद नहीं आती? तो फिर नैन आगे कहती है तो फिर कंट्री जे के बारे में क्या ख्याल है? वो कहता है लेकिन मुझे वहाँ की भाषा बोलना नहीं आता मॉम। वो आगे कहती है तो फिर कंट्री एस वहाँ चले क्या? तब वो कहते हैं लेकिन मॉम वहाँ पर बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ती है। तब वो कहती है तो फिर एक्स आइलैंड कैसा रहेगा? तब टैंग कहता है लेकिन मॉम वहाँ तो बहुत ही तेज तूफान आते हैं। और फिर नैन उदास होती है मन में कहती है मुझे पता था कि ये सब चीजें इतनी आसान नहीं होने वाली है। और फिर टैंग कहता है मॉम आप जो चाहे वो कीजिए, मैं आपको माफ कर दूंगा, लेकिन इस वक्त हम इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकते। फिर नैन उससे कहती है तुम मुझे माफ करना। और फिर वो मन में कहने लगती है किसी भी बच्चे के लिए अपनी परिचित जगह को छोड़कर जाना और एक नई जगह पर बसना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। और फिर टैंग कहता है मॉम मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ। तो फिर नैन उससे कहती है ठीक है टैंग, तो फिर मैं तुम्हें आराम करने के लिए ले चलती हूँ। और फिर वो मन में कहती है ये शहर काफी ज्यादा बड़ा है, तो शायद ऐसा हो सकता है कि मैं अगर सावधानी बरतती हूँ तो वो हम तक नहीं पहुँच पाएगा। और फिर वो दोनों अंदर जाने लगते हैं और वहीं टैंग मन में कहने लगता है मिस्टर हुआंग फू आपके खातिर मैंने मॉम को यहाँ पर रोक तो लिया है, लेकिन मेरे इतने सब कुछ करने के बावजूद भी आप हमें नहीं ढूंढ पाए तो आप बहुत ही बड़े बेवकूफ होंगे और आप बाप बनने के बिल्कुल भी योग्य नहीं होंगे माई डैड। और फिर सिर्फ तरह को समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर नैन एक फोटो देखते हुए मन में कह रही होती है मुझे तो ये लगा था कि इतने सालों के बाद वो मुझे भूल गया होगा, लेकिन मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उस रात जो मैंने वो ड्रेस पहनी थी उसे अभी भी वो ड्रेस याद होगी। लेकिन मुझे ऐसी चीजें फेंक देनी चाहिए, यही बेहतर होगा। और फिर वो उस फोटो को डस्टबिन में फेंक देती है, लेकिन डस्टबिन में गिरने से पहले ही वो उसे पकड़ लेती है और कहती है तुम ऐसा बिल्कुल भी मत समझना कि तुम्हारे खातिर मैं ये फोटो रख रही हूँ, मैं तो बस इसलिए ये फोटो रख रही हूँ ताकि मेरे बेटे के लिए कुछ यादें रहे। और अब चलो ठीक है, अब मुझे जल्द से जल्द वापस होटल जाना चाहिए क्योंकि बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है और यहाँ पर ज्यादा लोग भी नहीं हैं। इनका बर्थ सर्टिफिकेट और जरूरी डॉक्यूमेंट लॉकर में रखे हुए हैं, मुझे जाकर वो लॉकर से निकालना होगा। और फिर सिर्फ वही दूसरी तरफ हम हुआंग फू को देखते हैं जहाँ पर वो एक फोटो देखते हुए मन में कह रहा होता है एंगविल की चाल बड़ी आसानी से समझ सकता है क्योंकि आखिरकार वो मेरा बेटा जो है गाइस विल उसके असिस्टेंट का नाम है, लेकिन खैर इस बार मैं दोबारा उसे जाने नहीं दूंगा। और फिर वो आगे कहता है विल क्या हुआ, क्या तुम्हें कम्युनिटी से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली? तब इस पर वो उससे कहता है नहीं प्रेसिडेंट, अभी तक तो कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। और असिस्टेंट हुआंग फू से कह रहा होता है नहीं प्रेसिडेंट, अभी तक तो कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। वहीं उसकी ये बात सुन हुआंग फू मन में कहने लगता है नैन का सबसे पहला प्लान ये होगा कि वो मुझसे छुपने के लिए सबसे पहले इस शहर को छोड़ेंगी। सबसे पहले इसीलिए मुझे इस शहर को उसे छोड़ने से रोकना
होगा और वो अपनी कम्युनिटी में वापस नहीं गई। इसका मतलब ये है कि हाँ उसका ऑफिस। फिर शिफ्ट तो वहीं दूसरी तरफ हम नैन को देखते हैं और वो इधर उधर देखते हुए मन में कहती है परफेक्ट, यहाँ पर कोई भी नहीं है जो वो डॉक्यूमेंट लेने के लिए खतरा उठाना ही होगा, इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है और इस वक्त मेरे लिए सबसे खतरनाक जगह ही मेरे लिए सबसे सुरक्षित जगह है और मेरे ख्याल से वो यहाँ पर दोबारा नहीं आएगा। बहुत ही बढ़िया, सभी चीजें यहीं पर है। तभी अचानक उसे आवाज आती है और मन में कहती है कदमों की आवाज, क्या कोई आ रहा है? और फिर वो गेट के पास जाती है और साउंड बंद हो जाता है। क्या सच में किसी की मुझे कदमों की आवाज आई या फिर मेरा ये भ्रम था? लगता है कि मेरा ही भ्रम होगा क्योंकि इतनी आधी रात को यहाँ पर कौन ही आएगा। और फिर वो गेट ओपन करती है और वहीं उसके सामने हुआंगफू होता है। वहीं वो दोनों एक दूसरे को देख चौंक जाते हैं और हुआंगफू मन में कहता है वो यहाँ पे है। तभी नैन उसे धक्का देकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी अचानक हुआंगफू उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है मैं ये बात अच्छी तरह से जानता था कि तुम इतनी आसानी से नहीं मानोगी। फिर हुआंगफू उसको वापस रूम में खींच लेता है और गेट बंद कर देता है और गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम अभी भी मुझसे बचकर भागना चाहती हो? फिर वो उससे कहती है हुआंगफू आखिरकार तुम मुझसे चाहते क्या हो? उस वक्त तुमने ही तो कहा था मुझे जाने के लिए। फिर आगे हुआंगफू गुस्से से कहता है टैंग इस वक्त कहाँ है? उसकी ये बात सुन नैन गुस्से से कहती है तुम ये क्यों जानना चाहते हो? तो फिर वो उससे कहता है क्योंकि वो मेरा बेटा है। फिर नैन चिल्लाती हुई कहती है तो क्या सिर्फ इसीलिए कि उस रात को तुमने मेरी बॉडी में अपना स्पर्म इंजेक्ट किया था, क्या इसीलिए तुम टैंग को मुझसे छीनना चाहते हो? अब टैंग गुस्से में कहता है मेरा उसे दूर ले जाने का कोई भी इरादा नहीं है, मैं बस अपने पिता होने की जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ। और हुआंगफू की ये बातें सुन नैन गुस्से से मन में कहती है क्या तुम इस तरह के रिश्ते कैसे जोड़ सकते हो मुझसे? और फिर आगे वो सी कहती है मैं बहुत ही लंबे समय से बाहर हूँ और टैंक का इस तरह अकेले सोना ठीक नहीं है, तो तुम मुझे जाने दो। फिर वांगफू कहता है ठीक है मैं विल को भेजता हूँ कि ताकि वो टैंक को ला सके। उसकी ये बातें सुन वो चौंकती हुई मन में कहती है क्या? और फिर वो तभी उसके पैर पर पैर दे मारती है और वो दीवार पे भी टकरा जाता है और इसे इस तरह करता देख वो वांगफू मन में कहने लगता है वो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी आसानी से मुझसे छुटकारा पा सकती है। नैन वहाँ से भागकर जाने लगती है, तभी हुआंगफू उसका हाथ पकड़ती हुई कहता है नैन तुम, और खुद का इस तरह हाथ पकड़ता देख नैन भी उसे मारती हुई कहती है तुम मुझे अकेला छोड़ दो। फिर हुआंगफू जाकर गेट से टकराता है और फिर नैन चिल्लाती हुई कहती है आखिरकार तुमने डॉज क्यों नहीं किया? फिर आगे हुआंगफू से कहता है क्या तुम जिंदगी भर मुझसे इस तरह छुपती ही रहूंगी? और नैन आखिरकार तुम मुझे सफाई क्यों नहीं दे रही हो? और फिर नैन नाइफ निकालती हुई कहती है क्योंकि मैं सफाई नहीं देना चाहती। फिर वांगफू गुस्से में कहता है तो फिर रुक जाओ, और वो मन में कहती है ये पागल है। और फिर आगे वांगफू चिल्लाते हुए कहता है मुझे अतीत की बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि अतीत में क्या हुआ था, लेकिन अब तुम दोनों मेरे सामने खड़े हुए हो और इसीलिए अब मैं तुम दोनों को अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। प्लीज नैन तुम यहीं पर रुक जाओ और प्लीज मुझे तुम दोनों का ख्याल रखने दो। इस वक्त टैंक को भी एक डैड की जरूरत है। इसकी बातें सुन नैन भी थोड़ा चौंक जाती है और आगे कहती है वांगफू तुम्हें क्या सच में ऐसा लगता है कि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हें मार सकूं? और फिर आगे वो मन में कहने लगती है मैं इतने सालों से छुप रही हूँ और इस वक्त मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगी। और आगे वांगफू से कहता है क्या सच में तुम में ऐसा करने की हिम्मत है? अगर ऐसा है तो फिर तुम ऐसा करने से हिचकिचा क्यों रही हो? और फिर तभी वो उसे धक्का देती हुए मन में कहती है लेकिन मैं इतने सालों की मेहनत को बर्बाद नहीं करना चाहती। और फिर वो आगे चिल्लाती हुई कहती है वांगफू बस तुम मुझे इतना बताओ कि तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे या फिर नहीं? और उसे ऐसा करता देख वो सी कहती है तुम उस नाइफ को नीचे रख दो। और नैन कह रही होती है तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे या फिर नहीं? और उसे ऐसा करता देख वांगफू से कहता है तुम वो नाइफ को नीचे रख दो। और फिर वो गेट ओपन करती हुई कहता है ठीक है मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन सबसे पहले अब तुम उस नाइफ को नीचे रख दो। और फिर वो वहाँ से निकलती हुई कहती है तुम मेरा पीछा मत करना, लेकिन अगर तुम मेरी बात नहीं मानते हो तो तुम याद रखना जिंदगी में तुम दोबारा टैंक को कभी नहीं देख पाओगे। और वांगफू से ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और वहीं हुआंगफू की नजर नीचे पड़ती है और फिर वो उस चीज को उठाते हुए कहते हैं ये। और फिर शिफ्ट तरह में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर नैन खाते हुए मन में कह रही होती है मैंने उसे खुद से दूर करने के लिए मैंने उसे ब्लैकमेल किया। चलो ठीक है ये सब बातें मैं भूल जाती हूँ, और वैसे भी उस वक्त मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तभी टैंग उससे कहता है मॉम आपको किसने परेशान किया? और वही उसकी ये बात सुन वो गुस्से से कहती है
फिर टैंग हैरानी से कहता है क्या मैंने, और फिर टैंग मन में कहने लगता है कि सबसे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, ऐसा लगता है कि सबकी वजह वो होंगे। और फिर वो वहाँ से आगे बढ़ती हुई कहती है टैंग मुझे आज जाकर कोई जॉब ढूंढनी है, तो तुम घर पर ही रहना और कहीं भी बाहर मत जाना, ठीक है। अब इस पर टैंग कहता है मॉम लेकिन अब मैं बड़ा हो रहा हूँ और मुझे बाहर जाकर धूप सेकना चाहिए। तो फिर वो उसकी बातें सुन कहती है तो फिर तुम बालकनी में धूप ले सकते हो, तुम्हें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। फिर टैंग आगे कहता है लेकिन मॉम मैं घर में बहुत ही ज्यादा बोर हो जाऊंगा। और फिर नैना बबूला होती हुई कहती है टैंग क्या तुम उसकी वजह से ये सब जानबूझकर कर रहे हो। तब वो हैरानी से कहता है किसकी वजह से। तो फिर नैन को एहसास होता है और ब्लश कर वो वहाँ से आगे बढ़ जाती है। और वहीं टैंग भी थोड़ा हैरान होता है। और फिर वो थोड़ी देर बाद कुछ कागज और पेन्स लेकर आती हुई कहती है ये लो टैंग तुम इस पर ड्राइंग बना सकते हो जिससे तुम बोर भी नहीं होंगे। और फिर टैंग हैरानी से कहता है मॉम क्या आप मुझसे प्यार करती है। तब वो इस पर कहती है हाँ बिल्कुल मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। फिर टैंग उसे गले लगाती हुई कहता है मॉम मैंने ऐसा कुछ किया है जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तब फिर नैन उससे कहती है टैंग चाहे तुमने जो कुछ भी किया हो तुम लेकिन हमेशा मेरे बेटे रहोगे। लेकिन हालांकि टैंग अगर तुमने कुछ बुरा किया होगा तो इसके बदले में तुम्हें सजा जरूर दूंगी। तो फिर टैंग आगे कहता है ठीक है मॉम मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं दरवाजे से कभी भी बाहर नहीं निकलूंगा। तब इस पर वो कहती है गुड बॉय। और फिर नैन घर से बाहर निकल जाती है और मन में कहती है उस डिवाइस का पासवर्ड है हुआंग फू और मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी से डिकोड कर पाएगा, मुझे जल्द से जल्द उसके पास से वो लाना होगा। और वहीं टैंग मन में कहने लगता है परफेक्ट मॉम जा चुकी है। और फिर वो किसी को कॉल करता है और कहता है हेलो किंगडम होटल मैं चाहता हूँ कि आप मेरी कॉल को रूम नंबर 5609 में ट्रांसफर कीजिए। फिर सीन शिफ्ट तरफ वहीं दूसरी तरफ हम हुआंगफू को देखते हैं जहाँ पर असिस्टेंट उसका कह रहा होता है प्रेसिडेंट ये एक हार्ड ड्राइव है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड से प्रोटेक्टेड है। हमारे लोगों ने कहा कि हम इसे जबरदस्ती डिकोड करने की कोशिश करेंगे तो इसके अंदर की सभी फाइल डिलीट हो जाएंगी। और ये सब बातें सुन वो सी कहता है अच्छा ये बात है। और आगे मन में कहता है नैन के लिए ये हार्ड ड्राइव काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होंगी और इसीलिए उसने यहाँ होटल आने का जोखिम उठाया। और अब ऐसा लगता है कि अभी भी मेरे पास एक मौका है। और तभी वहाँ का फोन रिंग होने लगता है और असिस्टेंट फोन उठाते हुए कहता है हेलो टैंग तुम। और तभी हुआंगफू आकर उससे फोन लेते हुए कहता है टैंग तुम इस वक्त कहाँ पर हो। टैंग कहता है ये सब बातें छोड़िए आप सबसे पहले मेरे कुछ सवालों का जवाब दीजिए। वो कहता है हाँ कहो तुम्हें मुझसे क्या पूछना है। तब टैंग आगे कहता है क्या आप सच में मेरी मॉम से प्यार करते हो। तब इस पर हुआंगफू से कहता है हाँ बिल्कुल। तब इस पर हुआंगफू से कहता है हाँ। फिर टैंग आगे कहता है उनका स्वभाव बहुत ही ज्यादा खराब है और यहाँ तक कि उनको ठीक से खाना बनाना भी नहीं आता है और कभी कभी वो काफी ज्यादा बचकानी हरकत करती है और उनमें बहुत ही ज्यादा कमियां हैं। क्या आप अभी उनसे प्यार करते हो। उसकी ये सब बातें सुन हुआंगफू से कहता है तुम्हारी मॉम मेरे लिए काफी ज्यादा खास है और वो एक ऐसी पर्सन है जो कि मेरी जिंदगी में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जब व्यक्ति किसी लड़की को प्यार करता है तो वो उसकी कमियों से ज्यादा उसकी खुशियों को देखता है। और उसकी ये बात सुन टैंग कहता है ओके मैं समझ गया। और तभी हुआंगफू चिल्लाते हुए कहता है टैंग एक मिनट रुको और मुझे ये बात बहुत ही अच्छी तरह से पता है कि मैं तुम्हारा और तुम्हारी मॉम का बहुत ही ज्यादा एहसानमंद हूँ। और टैंग क्या तुम अपने डैड को भरपाई करने का एक मौका दोगे। तुम बस मुझे इतना बताओ कि आखिरकार तुम्हें चाहिए क्या। और उसकी बात सुन टैंग उससे कहता है मैं अपनी मॉम को सेल नहीं करूंगा, मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने मॉम को शहर में एक जगह पर रुकवा लिया है। बस अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप उन्हें ढूंढ पाते हैं या फिर नहीं। हाँ मैं ये भी आपको कह दूं कि अभी तक मैंने आपको अपना डैड नहीं माना है। तो फिर वो उससे कहता है ठीक है टैंग तुम देख लेना एक ना एक दिन तुम खुद ही सामने से मुझे अपना डैड कहोगे। फिर टैंग कहता है ठीक है तो फिर देखते हैं कि 3 दिनों के अंदर आप हमें ढूंढ पाते हैं या फिर नहीं। अगर आप हमें ढूंढ लेते हैं तो तब मैं आपको एक गिफ्ट दूंगा। अब हुआंगफू कहता है तो फिर डील रही। और फिर कॉल कट हो जाता है और हुआंगफू चिल्लाते हुए कहता है जल्दी जाओ और उनको ढूंढो। तब वो कहता है यस सर। और फिर हुआंगफू मन में कहने लगता है आखिरकार ये एक अच्छी खबर मिली मुझे पूरा यकीन है कि वो जल्दी यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। और फिर से शिफ्ट तरफ 3 दिन बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर नैन आगे बढ़ती हुई कह रही होती है मैंने एक स्कूल से बात की है और वो स्कूल मेरे काम करने
बर्थडे की जगह से बहुत ही ज्यादा पास भी है और टैग तुम नेक्स्ट बर्थडे से वहाँ पर स्कूल जाओगे। वहाँ पर तुम्हारी उम्र के बहुत सारे बच्चे भी है और यहाँ तक कि वहाँ का एरिया भी बहुत ही बढ़िया है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें वो जगह पसंद आएगी। और टैग तुम यहीं पर रुको, मैं ATM से जाकर कुछ पैसे निकाल लेती हूँ। तब वो कहता है हाँ ठीक है मॉम। फिर वो अंदर चली जाती है और वही टैग पीछे घूमती हुई कहता हूँ अंकल हुआंगफू आप। हुआंगफू से कहता है देखो टैग आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ निकाला, अब बताओ मेरा रिवॉर्ड क्या है। वो कहता है 3 दिन बाद मेरी मॉम का बर्थडे है। ये सुन वो कहता है क्या बर्थडे। और फिर आगे वो कहता है तो फिर अंकल हुआंगफू चलिए अब मुझे जाना होगा। और उसको इतना सा कहकर वो वहाँ से चला जाता है और हुआंगफू मन में कहता है बदमाश लड़का, नैन का 3 दिनों में बर्थडे है, ये तो बहुत ही अच्छा मौका है मेरे लिए। फिर से शिफ्ट में फिटनेस क्लब दिखाया जाता है जहाँ पर अंदर सैड नैन एक्सरसाइज कर रही होती है और वही क्लब मैनेजर किसी से कहती है आप उन्हें देख रहे हैं ना, वो है मिस नैन जो कि यहाँ पर एक टीचर है और उनकी सिफारिश आपके फ्रेंड ने की है और साथ ही में वो प्रोफेशनल फिटनेस कोच भी है और हमारे पास फ्लेक्सिबल कोर्स एग्रीमेंट भी है। हम लोगों ने खास VIP के लिए प्लान्स बना कर रखे हुए हैं। फिर वो से कहता है मैं चाहता हूँ कि वो मेरी पर्सनल कोच बने, वो भी पूरे 1 साल के लिए। और फिर से शिफ्ट को समय बात का समय दिखाया जाता है जहाँ पर नैन भी कह रही होती है जैसे ही मैंने यहाँ ज्वाइन किया वैसे ही मुझे एक VIP कस्टमर मिल चुके हैं और अब जो मुझे VIP से जो बोनस मिलेगा उससे मैं टैग के लिए एक गिफ्ट ले सकती हूँ। और फिर वो उस रूम में पहुँचती है जहाँ पर 2 गार्ड खड़े हुए होते हैं और उन्हें देख वो मन में कहती है ये VIP कौन है जो उसके पास इतने सारे बॉडीगार्ड्स है। और फिर वो रूम में एंटर होती हुई कहती है हेलो मेरा नाम मिस नैन है और मैं आपकी फिटनेस कोच हूँ। और वो वहाँ पर हुआंगफू को देख चौंक जाती है और वहाँ से जाती हुई मन में कहती है वो फिर से। और तभी बॉडीगार्ड उसे वहाँ से जाने से रोक लेते हैं और हुआंगफू आगे उससे कहता है नैन मैं तुमको यहाँ पर कुछ देने के लिए आया हूँ, तुम इस चीज को मेरे घर पर भूल गई थी। और वो देख वो गुस्से से मन में कहती है जैसे कि मुझे उम्मीद थी उसे वो बॉक्स मिल गया। और आगे चलाती हुई वो उससे कहती है तुम मुझे वो वापस कर दो। लेकिन तभी हुआंगफू उस बॉक्स को अपनी जेब में रख लेता है और ये देख वो गुस्से से कहती है तुम हुआंगफू क्या तुम इन लोगों के साथ मुझे धमकाने यहाँ पर आए हो। अब इस पर वो उससे कहता है नैन मैं बस तुमसे बात करना चाहता हूँ। फिर वो आगे चलाती हुई कहती है अगर तुम टैंक के डैड बनना चाहते हो तो मैं तुमको बता दूं कि ऐसा कभी नहीं होने वाला। और उसकी ये बातें सुन वो गुस्सा हो जाता है और फिर उसकी नजर पड़ती है उसके नेक पे जहाँ पर अभी भी उसके गले पर वो निशान होता है। और ये देख मन में कहने लगता है वो हमेशा बहुत ही ज्यादा जिद करती है और अक्सर कठिन समय के वक्त वो खुद को और भी ज्यादा स्ट्रांग बना लेती है और इस तरह हम दोनों के बीच का रिश्ता और भी ज्यादा खराब हो जाता है। और आगे से कहते हैं क्योंकि इस विषय पर हम आम सहमति नहीं बना पा रहे हैं तो चलो किसी और विषय पे बात करते हैं। तो नैन चलो एक डील करते हैं। अब इस पर वो उससे कहती है मुझे इसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है। और आगे वो कहता है नैन तुम और टैंग 1 महीने के लिए यहीं पर रुको और टैंग को पब्लिसिटी का काम पूरा करने दो, उसके बाद मैं तुमको ये दे दूंगा। फिर नैन चिल्लाती हुई कहती है वो चीज मेरी है और तुम्हें ये चीज अभी ही मुझे लौटा देनी चाहिए। फिर वो उससे कहता है टैंग मेरा बेटा है और मेरे पास पूरा अधिकार है उसे देखने का। तो फिर नैन उससे कहती है ठीक है मैं तैयार हूँ, लेकिन तुम ये बात याद रखना कि 1 महीने के बाद तुम दोबारा हमें परेशान नहीं करोगे। तो फिर हुआंगफू कहता है हाँ ठीक है चलो क्लैप करके हम इस डील को फाइनल करते हैं। तब फिर वो क्लैप करती हुई कहती है ठीक है डील रही। और फिर हुआंगफू मन में कहता है ठीक 6 साल पहले हमने ऐसा ही वादा किया था। तभी वो उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर नैन ब्लश कर चिल्लाती हुई कहती है तुम ये क्या कर रहे हो, जाने दो मुझे। और फिर वो उसके हाथों को किस करता है और वही ये सब देख वो काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। फिर वो आगे कहता है नैन तुम पहले की ही तरह बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो। और नैन ब्लश करती हुई कहती है तुम कितने ज्यादा बेशर्म हो। और आगे हुआंगफू कहता है तो चलिए कोच हम हमारी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। हुआंगफू एक VIP कस्टमर की तरह बात कर रहा होता है और उसे इस तरह बात करता देख नैन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और फिर वो गुस्सा कंट्रोल करती हुई उससे कहती है अभी मुझे मेरे बेटे को पिकअप करने के लिए जाना है, आप खुद ही एक्सरसाइज कर लीजिए।
लीजिए। और फिर हुआंगफू वॉच देखती हुई कहता है इस वक्त तो टैंग को पहले ही घर पहुंच चुका होना चाहिए। और उसकी ये बात सुन वो मन में कहती है उसने फिर से वही ट्रिक का इस्तेमाल किया तो फिर ठीक है। और फिर वो आगे उसे कहती है तो फिर चलिए ट्रेनिंग शुरू करते हैं और मैंने आपके लिए खास ट्रेनिंग प्लान पहले से ही बना कर रखा हुआ है। और फिर वो इविल स्माइल करते हुए मन में कहती है हुआंगफू देखना मैं तुम्हें आज इतनी ज्यादा एक्सरसाइज करवाऊंगी जिससे तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। और तभी हुआंगफू अपनी ड्रेस उतारने लगता है और उसे इस तरह करता देख वो ब्लश करती हुई कहती है तुम ये क्या कर रहे हो, मैं चेंजिंग रूम में जाकर अपने कपड़े चेंज करना चाहिए ना कि यहाँ पर मेरे सामने। और उसको ये कहता देख वो उसके क्लोज जाती हुई कहता है क्यों क्या हुआ, क्या तुम्हें शर्म आ रही है। तो फिर इस पर नैनो से कहती है शर्मिंदा तो तुम्हें होना चाहिए। और फिर मन में कहती है हम दोनों साथ में इंटीमेट हो चुके हैं तो अगर वो पूरे अपने कपड़े उतार भी देता है तो मुझे शर्म नहीं आएगी। और फिर वो आगे अपने पूरे कपड़े उतारने लगता है और वो मन में कहती है बहुत ही ज्यादा बेशर्म है ये। और फिर हुआंगफू अपने कपड़े चेंज कर लेता है और हमें कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर वो उससे अलग अलग एक्सरसाइज कराती है जिससे वो काफी ज्यादा थक जाता है और पसीना पसीना हो जाता है। और फिर हमें 40 मिनट बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर वो उसके पास बैठी हुई होती है और कहती है हुआंगफू तुम काफी ज्यादा थके हुए लग रहे हो, जैसा कि मुझे पहले से ही उम्मीद थी। तुम्हारी ये बॉडी सिर्फ दिखावे की है बट ये कोई काम की नहीं है। और अगर हुआंगफू तुम ये सब नहीं कर पा रहे हो तो तुम मुझसे कह सकते हो और फिर मैं यहाँ से जा सकती हूँ। और तभी हुआंगफू से अपने पास खींच लेता है और उसे किस करने की कोशिश करने लगता है। और आगे कहता है क्या तुम चाहती हो कि मैं इसे कंटिन्यू करूँ। और उसको ये सब करता देख वो ब्लश करने लगती है। और आगे हुआंगफू मन में कहता है मैं बचपन से ही बहुत ही ज्यादा एक्सरसाइज करते आ रहा हूँ, आखिरकार उसकी हिम्मत कैसी हुई मुझे कम आंकने की। और नैन हिचकिचाती हुई कहती है क्या कंटिन्यू। फिर आगे वो कहता है क्या तुम इसे जारी रखना चाहती हो। और फिर वो उसके माथे पर किस करती हुई कहता है ये। तभी अचानक वहाँ पर भागकर टैंग आने लगता है और कहता है मॉम। और वही उसकी आवाज सुन वो सरप्राइज हो जाती है। और तभी नैन उससे दूर हो जाती है और टैंग हैरानी से कहता है मॉम आप दोनों क्या कर रहे हैं। और वही नैन आगे कहती है तुम इस तरह मत रुको, चलो एक्सरसाइज करना शुरू करो। और फिर वो शुरू करता है और टैंग हैरानी से कहता है मॉम अंकल हुआंगफू को आप इस तरह कैसे परेशान कर सकती है। तब उसकी ये बात सुन नैन गुस्से में कहती है मैं उसे परेशान नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस उसकी ताकत बढ़ाने में उसकी मदद कर रही हूँ। और आगे टैंग कहता है अंकल हुआंगफू क्या आप ठीक है। अब इस पर हुआंगफू से कहता है टैंग तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तो तुम्हें अपनी पीठ पर बिठा कर भी ये सब कर सकता हूँ। तो कहो टैंग क्या तुम ये ट्राई करना चाहोगे। तब वो कहता है क्या सच में। फिर नैन से वो कहता है मॉम क्या मैं ये करूँ। तब वो उससे कहती है हाँ ठीक है। और फिर वो हुआंगफू के ऊपर उसे बैठा देती है और कहती है ध्यान से। और फिर वो पुशअप मारना शुरू करता है और वहीं उसे इस तरह पुशअप मारता देख टैंग ब्लश करते हुए मन में कहता है सच में मेरे डैड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर हुआंगफू उससे कहता है तुम्हें बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा जैसे कि तुम कोई घोड़े की सवारी कर रहे हो, क्यों है ना। तब वो कहता है हाँ। और आगे उससे कहता है वैसे तुम्हारा न्यू स्कूल कैसा था टैंग। तब वो उससे कहता है लड़के अच्छे हैं लेकिन वही लड़कियां बहुत ही ज्यादा मुझे परेशान करती है क्योंकि वो मुझसे बहुत ही ज्यादा सवाल कर रही थी। और वहीं उसकी ये सब बातें सुन हुआंगफू उससे कहता है ऐसा लगता है कि तुम उन लड़कियों के बीच में काफी ज्यादा फेमस हो टैंग। और वहीं उन दोनों को इस तरह देख वो मन में कहती है ये पहली बार है जब टैंग अपने डैड की पीठ की सवारी कर रहा है, चलो मैं उसे थोड़े और समय के लिए एंजॉय करने देती हूँ। और फिर शिफ्ट तरह में 10 मिनट बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर नैन उससे कहती है मिस्टर हुआंगफू आप अपनी एक्सरसाइज करते हुए एंजॉय कीजिए, हम लोग घर जा रहे हैं। और टैंग भी उससे कहता है बाय बाय अंकल हुआंगफू। वो उससे कहता है बाय। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और हुआंगफू अपने असिस्टेंट से कहता है वैसे प्रोसेस कहाँ तक पहुँची। विल उससे कहता है मैंने रास्ते में टैंग से बातें की जब वो लोग सिटी बी में गए थे जब टैंग सिर्फ 3 साल का था और उससे पहले क्या हुआ था उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। और उसके हिसाब से मिस नैन के कोई भी आपसी दोस्त नहीं है। और वहीं उसकी ये सब बातें सुन हुआंगफू मन में कहने लगता है आखिरकार मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि 6 साल पहले आखिरकार हुआ क्या था। अगर सच में नैन को मेरी परवाह नहीं होती तो वो मेरे बेटे को जन्म देती ही नहीं। और अगर उसने ऐसा किया भी तो वो मुझे बिना कुछ कहे क्यों चली गई थी। मुझे जांच पड़ताल करते हुए कई दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक मुझे कुछ भी खास नहीं मिला। और यहाँ तक कि होटल वाले लोगों को भी टैंग और नैन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। आखिरकार उस वक्त नैन के साथ हुआ क्या था। और आगे उससे कहते हैं रिलीज कॉन्फ्रेंस को होल्ड कर दो और हमारे ओरिजिनल प्लान के हिसाब से
हम चलेंगे और कल से हम फॉर्मल रिहर्सल शुरू करेंगे, तो तुम टैंक को समय पर पिकअप कर लेना। वो कहता है यस सर। और फिर सीन शिफ्ट तरह में नेक्स्ट डे डायनेस्टी होटल दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं और वहीं असिस्टेंट कह रहा होता है मिस नैन ये लीजिए आप थोड़ा पानी पी लीजिए। तो वो उसी कहती है ओ तुम्हारा शुक्रिया। फिर वो टैंक की तरफ देखती हुए मन में कहती है इस बच्चे का बर्ताव बिल्कुल अपने डेट पर गया हुआ है। और तभी अचानक वहाँ की लाइट चली जाती है और ये देख वो चौंकती हुए मन में कहती है अचानक ये कट ऑफ कैसे हो गया। और फिर वो आगे भागती हुई कहती है टैंक टैंक तुम कहाँ हो, ये क्या हो रहा है, आखिरकार वो जवाब क्यों नहीं दे रहा। और तभी अचानक वहाँ पर कोई पियानो प्ले करने लगता है और वो आवाज सुन वो पीछे घूमती हुई कहती है टैंक टैंक क्या ये तुम हो। तभी अचानक वहाँ पर हैप्पी बर्थडे सॉन्ग प्ले होने लगता है और ये सुन वो रुक जाती है और टैंक कहता है हैप्पी बर्थडे मॉम। और ये देख वो कहती है ओ टैंक तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर टैंक उसी कहता है मॉम अगर आपको इस सब के लिए किसी को शुक्रिया कहना चाहिए तो वो है अंकल हुआंगफू। और वही हुआंगफू उसकी तरफ देख स्माइल करता है और उसको इस तरह स्माइल करता है देख वो ब्लश करने लगती है और गुस्से से मन में कहती है वो इस तरह के मुझे लुक दे रहा है। और फिर वो उसी कहती है चलो टैंक इन मोमबत्तियों को बुझाते हैं। आगे टैंक कहता है लेकिन मॉम सबसे पहले आप विश मांग लीजिए, आपने अभी तक विश नहीं मांगी है। वो कहती है हाँ ठीक है चलो मैं सबसे पहले विश मांग लेती हूँ। और फिर नैन विश मांगती है और वो विश में मांगती है कि काश मेरा बेटा और भी ज्यादा सुंदर हो जाए। और फिर आगे मन में कहती है गॉड हमारी सभी मुसीबतों को आप दूर कर दीजिए और मेरा बेटा हमेशा खुश रहे। और तभी हुआंगफू और टैंग उसके पास आता है और दोनों उसकी गालों पर किस करती हुई कहते हैप्पी बर्थडे। और फिर हुआंगफू उसका हाथ पकड़ उसे खींचती हुई कहता है चलो नैन चलकर अब केक काटते हैं। और फिर तभी अचानक वहाँ पर ढेर सारे लोग आकर उसे विश करते हैं और नैन उन सभी को कहती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर मन में कहती है यहाँ पर इतने सारे लोग आए हुए हैं, इतने खूबसूरत पल को बर्बाद करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और फिर हुआंगफू उसके एकदम क्लोज आ जाता है और उसका हाथ पकड़ता है। तब फिर वो उससे धीरे से कहती है तुम मेरे इतने करीब मत आओ। वो भी धीरे से उससे कहता है सब लोग हमें देख रहे हैं बस तुम केक काटो। और उसकी बात सुन वो गुस्सा हो जाती है और मन में कहती है अब जब तुम मेरे इतने करीब हो तो मैं केक कैसे काट सकती हूँ। और फिर वो उसकी गालों पर धीरे से किस करता है और कहता है चलो फोकस करो। और आगे मन में कहती है वो तुम हो जो कि मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। और आगे टैंक कहता है मॉम क्या आप ये बात जानती है कि इस केक को अंकल हुआंगफू ने बनाया है। फिर वो झुककर उसको कोनी मारती हुई कहती है ओ क्या सच में, तो फिर हमें पहला पीस तो उनको ही देना चाहिए। और आगे उसे कहती है ओ आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर हुआंगफू। और केक काटती हुई कहती है काफी ज्यादा समय हो चुका है मेरे बर्थडे पर केक खाए हुए मुझे, और इस केक का पहला बाइट मैं आपको देना चाहती हूँ मिस्टर हुआंगफू। तब वो उससे वो प्लेट लेती हुई कहता है तुम्हारा शुक्रिया। और तभी अचानक नैन उसके गालों पर वो केक लगा देती है और कहती है यू आर वेलकम। और आगे स्माइल कर मन में कहती है क्या खुशी इसे ही कहते हैं। और फिर वो पुरानी बातें याद करने लगती है और आगे मन में कहती है नैन दिन में सपने देखना बंद करो, वो जितने तुम्हारे करीब आएगा खतरा उतना ही ज्यादा होगा। और फिर वो केक उठाकर उसके मुंह पर लगाती हुई कहती है बेहतर यही होगा कि मैं जितनी जल्दी हो सके उससे दूर हो जाऊं। और नैन को हुआंगफू को केक लगाता देख वहाँ सभी लोग चौंक जाते हैं। और आगे नैन मन में कहती है ठीक है हुआंगफू अब तुम मुझ पर गुस्सा करो, मुझे पता है कि तुम साफ सफाई के बहुत ही बड़े दीवाने हो और तुम ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और तभी मैनेजर उसके पास आती हुई कहता है मिस्टर हुआंगफू मिस नैन तो बस आपके साथ मजाक कर रही थी, लाइए मैं आपको साफ कर देता हूँ। तो फिर वो उसे कहता है नहीं शुक्रिया। और फिर वो अपने गालों पे लगे केक को खाती हुई कहता है ये काफी ज्यादा टेस्टी है। ये देख वो दोनों ही हैरान होते हैं। और आगे नैन मन में कहती है वो गुस्सा क्यों नहीं हुआ, जो मैंने जानबूझकर उसके साथ ये हरकत की उसने ये बर्दाश्त कर लिया। और कहीं ऐसा तो नहीं कल जो मैंने उसको इतना ज्यादा परेशान किया उसकी वजह से वो पागल हो गया हो। और फिर हुआंगफू उसकी तरफ देखता है और खुद को इस तरह देख वो थोड़ी हैरान होती है। और फिर वो उसे अपने पास खींचती हुई कहता है तुम बहुत ही ज्यादा शरारती मॉम हो क्यों है ना। और देखो नैन तुम्हारे चेहरे पर भी कुछ केक लगा हुआ है, लाओ मैं इसे पोंछ देता हूँ। तभी वो उसका हाथ पकड़ती हुई उससे कहती है मेरे चेहरे पर कोई भी केक नहीं लगा हुआ है बल्कि
तुम मेरे चेहरे पर केक लगा रहे हो। और तभी अचानक वो उसे किस कर देता है और ये देख वो ब्लश करती हुई कहती है तुम। और फिर वो आगे मन में कहती है ये व्यक्ति मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा बदमाश है। बस नैन एक बार मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमको सेटिस्फाई कर सकता हूँ, लेकिन ये सब ऐसा कुछ होना चाहिए जिसकी मैं तुमको परमिशन दे सकता हूँ। और फिर हमें कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर नैन एक व्यक्ति से हंसते हुए बात कर रही होती है और वही ये सब देख वांगफू थोड़ा जेलस हो रहा होता है। तभी टेंग उसके पास आकर उसे कहता है मैंने आपसे कहा था ना कि वह एक ऐसी पर्सन है जिसके साथ सिर्फ कोमलता से ही बर्ताव किया जा सकता है, अगर आप उसके साथ कठोर बर्ताव करते हैं तो वो विरोध करेंगी। तो फिर वांगफू से कहता है मैं समझ गया। और फिर टेंग आगे कहता है क्या मॉम के लिए आप कोई गिफ्ट लाए हैं? तब इस पर वांगफू कहता है हाँ। और वो गिफ्ट का बॉक्स देख वो खुश होती हुई कहता है इसके अंदर क्या है? तब वांगफू कहता है इसके अंदर एक ड्रेस है जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक पीस है। फिटिंग हैरानी से कहता है तो क्या इस ड्रेस को आपने मेरी मॉम के लिए खास तौर पर बनाया है? तब वो कहता है हाँ। और फिर आगे मन में कहता है इस ड्रेस को मैंने खुद अपने हाथों से प्यार से बनाया है। टेंग आगे कहता है मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप अपने दिलो जान से उनसे प्यार करेंगे और आप मुझे बिल्कुल भी निराश नहीं करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मैं आपसे बहुत ही ज्यादा नफरत करूंगा। तो फिर वांगफू से कहता है मैं तुमसे वादा करता हूँ टैंग। ये सुन वो खुश होती हुई कहता है तो फिर मैं आपकी मदद करूंगा। और तभी दूर से नैन उससे कहती है टैंग क्या तुमने अपना केक खत्म कर लिया? चलो अब घर चलने का समय हो चुका है। अब टैंग उससे कहता है मॉम अंकल वांगफू ने कहा कि वो हम दोनों को सुशी खिलाने के लिए ले जा रहे हैं। ये सुन वो कहती है क्या सुशी? और फिर वो मन में कहने लगती है आखिरकार ये दोनों क्या प्लान बना रहे हैं। और फिर वो टैंग से कहती है मिस्टर वांगफू काफी ज्यादा बिजी है तो बेहतर यही होगा कि हम उन्हें परेशान ना करें। तभी वांगफू से कहता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो बल्कि तुम लोगों के साथ समय बिताना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। और ये सुन वो थोड़ा गुस्सा होती है और फिर वो असिस्टेंट से कहता है वेल तुम संभाल लेना। तब वो कहता है यस सर। और फिर वो दोनों आगे बढ़ते हुए कहते चलो अब चलते हैं। और वही नैन पीछे से उससे कह रही होती है वांगफू तुम मेरे बेटे को नीचे उतार दो। फिर वांगफू से कहता है अगर तुम बहुत ही ज्यादा बिजी हो तो तुम जाकर अपना काम निपटा सकती हो, मैं टैंक के साथ डिनर पे जाता हूँ। तो फिर नैन चिल्लाते हुए गुस्से से कहती है नहीं मैं बिल्कुल भी बिजी नहीं हूँ। और फिर आगे वो गुस्से से मन में कहती है ये वांगफू भी ना, मैंने उसे उंगली क्या दी, उसने तो मेरा हाथ ही पकड़ लिया और मुझे बिल्कुल भी उसे 1 महीने तक का वादा नहीं करना चाहिए था। और तभी अचानक वहाँ से लिफ्ट से एक व्यक्ति आता है और कहता है मैं तुम दोनों को ही ढूंढ रहा था। और वही नैन उसे देख हैरानी से मन में कहती है क्वांगलिंग। और टैंग उसे देख कहता है अंकल क्वांगलिंग कैसे है आप? और वही क्वांगलिंग की नजर नैन पे पड़ती है और उसे देख हैरानी से कहता है क्या हुआ? और नैन अचानक तुमने वहाँ की नौकरी क्यों छोड़ दी थी? अब इस पर वो हिचकिचाती हुई कहती है कुछ नहीं, बस मुझे एक नई इन्वायरमेंट की जरूरत थी। और वैसे क्वांगलिंग तुम यहाँ पर कैसे? तब इस पर क्वांगलिंग उससे कहता है कुछ नहीं नैन, बस मुझे तुम्हारी याद आ रही थी और अब तुमने नई जगह जॉब करना शुरू कर दिया है तो क्या तुम्हें मेरी कोई मदद की जरूरत चाहिए? और तभी वांगफू नैन को अपने पास खींचते हुए उससे कहता है मिस्टर क्वांगलिंग आपको बिल्कुल भी नैन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये कहते हुए वो उससे ये जता रहा है कि वो तीनों एक फैमिली है। और वही क्वांगलिंग वांगफू की सारी बातें इग्नोर कर देता है और आगे नैन से कहता है नैन क्या तुमने डिनर कर लिया? अगर नहीं किया है तो कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें डिनर पे ले चलूँ तो? तब नैन उससे कहती है वैसे हम लोग तो सुशी खाने जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ शामिल होना चाहोगे? और वही नैन को ये कहता देख उसको बहुत ही ज्यादा वांगफू गुस्सा हो रहा होता है। और वही नैन आगे मन में स्मेल करती हुई कहती है मैं तो बस ये चाहती हूँ वांगफू कि तुम मुझसे नाराज हो जाओ। और क्वांगलिंग उसकी बात सुन कहता है हाँ ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तभी वांगफू गुस्से से उससे कहता है नहीं ये सिर्फ फैमिली पार्टी है और इसीलिए इस पार्टी में किसी बाहरी व्यक्ति का आना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और फिर वो नैन का हाथ पकड़ खींच कर ले जाते हुए कहता है चलो टैंग और नैन हम चलते हैं। और टैंग उससे कहता है गुड बाय अंकल क्वांगलिंग। और उसकी ये बात सुन नैन
हैरानी से मन में कहती है क्या एक फैमिली पार्टी। और फिर शिफ्ट तरफ वो लोग हमें होटल के बाहर दिखाए जाते हैं, जहाँ पर क्वांग लिंग भागकर उनके पास आता है और जल्दी से जाकर कार के अंदर बैठने लगता है और उससे कहता है मुझे बहुत ही अच्छी सुशी रेस्टोरेंट पता है, तो क्यों ना मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। और वहीं असिस्टेंट उसे कहता है मिस्टर क्वांग लिंग वो मेरी सीट है। और क्वांग लिंग उसे पैसे देते हुए कहता है तो फिर ठीक है, ये लो पैसे, तुम टैक्सी कर लेना। और फिर तुरंत क्वांग लिंग कार के अंदर बैठ जाता है। और वहीं ये सब हुआंग फू देख रहा होता है और इशारा कर कर अपने असिस्टेंट को अपने पास बुलाता है। और फिर वो दोनों आपस में कुछ बातें करते हैं और फिर हुआंग फू कार में बैठता है और फिर वो सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर रास्ते में हुआंग फू से कहते हैं मिस्टर क्वांग लिंग मैंने सुना है कि आपने भी वो जगह सिर्फ इसलिए छोड़ दी क्योंकि आप मिस चू के साथ शादी करने जा रहे हैं, क्या ये बात सच है। और वहीं हुआंग फू की ये बातें सुन क्वांग लिंग गुस्से से मन में कहते हैं क्या ये व्यक्ति जानबूझकर नैन के सामने ये सब बातें कर रहा है ताकि वो मेरे सारे सीक्रेट उसके सामने खोल दे। तो फिर क्वांग लिंग गुस्से से आगे उससे कहता है दरअसल बात ऐसी है कि मेरे डैड ने ये सगाई तय की है, लेकिन सच कहूँ तो मैं बिल्कुल भी उससे शादी नहीं करना चाहता। वैसे प्रेसिडेंट हुआंग फू मैं भी आपको बधाई देना चाहता हूँ आपकी सगाई के लिए। फिर आगे स्माइल करते हुए मन में कहता है और मैंने तो तुम्हारी रिकॉर्डिंग भी करवा कर रखी हुई है। तो फिर हुआंग फू से कहता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ अफवाह है। और वैसे मिस्टर क्वांग लिंग क्या आप सच में शादी करने जा रहे हैं? मुझे आपको क्या कहकर बुलाना चाहिए, मिस्टर क्वांग लिंग या फिर मिस्टर लू? उसकी बात सुन वो चौंकती हुई कहता है तो आप जो चाहे वो मुझसे कह सकते हैं, मेरी मॉम का सरनेम क्वांग है और मेरे डैड का सरनेम लू। और आगे गुस्से में मन में कहता है हुआंग फू तुम मेरे अतीत को खुरच रहे हो और ये करके तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो कि आओ के सामने सच्चाई बहुत ही जल्द सामने आ जाएंगी। और अब जब मैंने आखिरकार उसे ढूंढ निकाला है तो मुझे अपनी असली पहचान दिखानी ही होगी। तब वो आगे उससे कहता है हाँ ठीक है। और फिर शिफ्ट तरह में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है और वो एक जगह पहुंच जाते हैं और वो कहता है आखिरकार हम पहुंच गए। और फिर क्वांग लिंग गाड़ी से उतरकर वो गेट ओपन करता है और कहता है नैन ध्यान से कहीं तुम्हें चोट न लगे। और वहीं ये सब देख हुआंग फू गुस्सा हो रहा होता है और फिर वो क्वांग लिंग को पैसे देते हुए कहता है कीप द चेंज और नैन को लेकर वो वहाँ से निकल जाता है। वहीं नैन हैरानी से मन में कहती है मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि वो इतना ज्यादा बचकाना है। और वहीं क्वांग लिंग गुस्से से मन में कहने लगता है हुआंग फू तुम ये बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम मुझे पीछे धकेल सकते हो और मैं इतनी आसानी से हार तो नहीं मानने वाला। और फिर वो लोग हमें रेस्टोरेंट के अंदर दिखाए जाते हैं जहाँ पर वो सभी लोग शांत बैठे हुए होते हैं। और क्वांग लिंग आगे मन में कहता है हुआंग फू मैं तो बस तुम्हें शर्मिंदा करना चाहता हूँ, देखना मैं क्या करता हूँ अब। और तभी अचानक वहाँ पर शिंकिंग आ जाती है और गुस्से से चिल्लाती हुई कहती है क्वांग लिंग तुम कमीने। और वहीं उसकी आवाज सुनो पीछे घूमती हुई कहता है शिंकिंग तुम। और वहीं शिंकिंग को आता देख हुआंग फू स्माइल करने लगता है और क्वांग लिंग आगे कहता है क्या ही इत्तेफाक है तुम भी यहाँ पे। और फिर हुआंग फू से कहता है शिंकिंग तुम हमें ज्वाइन क्यों नहीं करती। तब फिर वो बैठती हुई कहती है हाँ जरूर, मुझे भी वैसे भी बहुत ही ज्यादा भूख लगी थी। और ये कहती हुए वो क्वांग लिंग को चिमटी लेती है और वहीं क्वांग लिंग फुसफुसाती हुई कहता है शिंकिंग तुम ये क्या कर रही हो। फिर हुआंग फू से कहता है लीजिए खाना लीजिए। और तभी शिंकिंग की नजर क्वांग लिंग के हाथों पे पड़ती है और फिर वो फूड खाने लगती है और कहती है ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। और वहीं क्वांग लिंग उसे ये सब करता देख ब्रश करती हुई कहता है तुम यहाँ ठीक से बैठो। तब इस पर वो से कहती है वो मेरी कमर में दर्द हो रहा है और ये सब जो कुछ भी हो रहा है इस सब के जिम्मेदार तुम ही हो, वैसे भी तुमने कल रात बहुत ही ज्यादा मस्ती की। और उसको ये सब कहता देख वो उल्टी करने लगता है और मन में कहता है ये लड़की पागल हो चुकी है, इसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही। फिर आगे हुआंग फू नैन को एक डिश देता है और कहता है तुम इसे ट्राई करो, ये काफी ज्यादा टेस्टी है। और फिर शिंकिंग आगे गुस्से में कहती है नैन तुम बिल्कुल भी हमें गलत मत समझना, वैसे भी हम दोनों की सगाई हो चुकी है और हमारा साथ में इंटीमेट होना कोई बड़ी बात नहीं है और तुम्हें इस सब से कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्यों, है ना। और फिर तभी शिंकिंग की नजर टैंक पे पड़ती है और उसे देख वो कहती है वाह ये बच्चा कितना ज्यादा क्यूट है, नैन क्या ये तुम्हारा बेटा है। तब इस पर नैन उससे कहती है हाँ उसका नाम टैंग है, चलो टैंग आंटी शिंकिंग को हेलो कहो। तो फिर टैंग आगे कहता है आपसे मिलकर खुशी हुई आंटी शिंकिंग। और उसको ये कहता देख वो खुश होती हुई कहती है गुड बॉय। फिर वो आगे क्वांग लिंग से कहती है क्वांग लिंग ये बच्चा कितना ज्यादा प्यारा है ना, हम भी एक ऐसा ही करेंगे। और उसकी ये बातें सुन वो चौंकती हुई कहता है
क्या? फिर वो आगे उससे कहता है शिंकिंग तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि हमारी सगाई, और तभी बीच में उसको काटती हुई वो कहती है मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते, पर कोई बात नहीं, मुझे इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, मुझे तो बस मैरिज लाइसेंस चाहिए। और वहीं उसकी ये सब बातें सुन क्वांगलिंग घबराती हुई मन में कहता है वो ये क्या बकवास कर रही है, हम दोनों तो सिर्फ दोस्त थे, नहीं मुझे कुछ भी कर कर नैन को इस सब के बारे में अच्छी तरह से समझाना होगा। फिर उन दोनों की नजर टैंक पे पड़ती है जहाँ पर वो डम्पलिंग खा रहा होता है, और तभी शिंकिंग भी गुस्से से क्वांगलिंग को डम्पलिंग खिला देती है और मन में कहती है मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बोलने दूंगी। फिर आगे वो नैन से कहती है मिस नैन मुझे तो लगा था कि आपकी शादी नहीं हुई है, लेकिन अब मुझे पता चला कि आप मिस्टर हुआंगफू की वाइफ है, और आप दोनों के जीन्स टैंक के अंदर गए हैं और इसीलिए वो काफी ज्यादा स्मार्ट और हैंडसम है। और फिर हुआंगफू कहता है वैसे आप दोनों की जोड़ी भी काफी अच्छी है। और फिर नैन मन में कहती है क्या ये लड़की अपने बर्ताव पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे सकती। तभी क्वांगलिंग शिंकिंग का हाथ पकड़ वहाँ से जाती हुई कहता है अब हमें जाना होगा। ठीक है नैन फिर मिलेंगे हम। और शिंकिंग कहती है मैं मिस नैन से पालन पोषण के बारे में सीखना चाहती हूँ, रुको भी। और वो दोनों उस रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाते हैं और शिंकिंग चिल्लाती हुई कह रही होती है क्वांगलिंग आखिरकार तुम ये सब क्या कर रहे हो, हम लोग खुशी खुशी अंदर बात कर रहे थे, तुम आखिरकार इतनी जल्दी में क्यों हो। और फिर क्वांगलिंग उसका हाथ झटकते हुए कहता है तुम्हें तो काफी ज्यादा मजा आया होगा क्यों, है ना। तब इस पर शिंकिंग कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, और अभी तक क्वांगलिंग मैं तुमसे अच्छी तरह से निपटी नहीं हूँ। और उसकी ये बातें सुन वो चौंक जाता है और थक हार कर उससे कहता है शिंकिंग आखिरकार तुम ये सब क्यों कर रही हो, और क्या तुम वाकई में बिना प्यार के अरेंज मैरिज करना चाहती हो। तब वो ब्लश करती हुई कहती है हाँ मैं तुमसे शादी करने जा रही हूँ, और कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सोच रहे हो कि तुम इस शादी से बच जाओगे, पर तुम ध्यान रखो कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, मैं कुछ भी हो जाए तुमसे ही शादी करूंगी। तो फिर क्वांगलिंग उससे कहता है शिंकिंग तुम मुझे माफ करना, ये सब मेरी ही गलती है जो मेरी वजह से तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ा, लेकिन हालांकि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि शादी के लिए एक दूसरे से प्यार करना जरूरी होता है, और हम एक दूसरे से प्यार बिल्कुल भी नहीं करते। और क्वांगलिंग की ये सब बातें सुन शिंकिंग रोने लगती है, और वहीं क्वांगलिंग आगे उसे रोता देख मन में कहता है हम दोनों बचपन से ही एक दूसरे को जानते हैं और हम एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त भी है। हालांकि शिंकिंग काफी ज्यादा जिद्दी है, लेकिन उसके कोई भी बुरे इरादे नहीं है, और मेरे डैड चाहते कि हम हमारी दोस्ती को रिश्ते में बदल दे, लेकिन मैं इसके लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हो सकता। और फिर वो आगे शिंकिंग से कहता है शिंकिंग मुझे अचानक शादी की खबर मिली थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इसीलिए तब मैं वहाँ से भाग गया, और हालांकि इसमें मेरी गलती है जो मैंने तुमसे वहाँ पर बात नहीं की, और सच कहूँ तो मैं हमेशा से ही तुम्हें काफी अच्छा अपना दोस्त माना है। मेरे डैड ने हमेशा से ही तुम्हें अपनी बेटी माना है, अगर तुम्हें शादी से मना कर देती हो तो तब उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तब फिर वो उसे चिल्लाती हुई कहती है नहीं बिल्कुल नहीं। क्वांगलिंग उसे लालच देती हुई कहता है मैं इसके लिए भरपाई करूंगा, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा, और तुमने जिस विला की बात कही थी मैं तुम्हें वो गिफ्ट कर दूंगा। शिंकिंग अगर तुम मुझे परेशान करना बंद कर देती हो और मुझसे शादी करने से इनकार कर देती हो तो मैं तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी करूंगा। और उसकी ये बातें सुन वो ब्लश करती हुई उसे कहती है तो फिर मैं ये चाहती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करो। और उसकी ये बातें सुन वो चौंक जाता है और गुस्से से चिल्लाती हुई कहता है शिंकिंग तुम बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो, शिंकिंग मेरे लिए तुमसे प्यार करना नामुमकिन है और तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो। तो फिर इस पर वो उसे कहती है क्यों नहीं, कोशिश करने से पहले ही तुम इनकार क्यों कर रहे हो। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है, पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।